Kritika, send your attendance in a chat box. हाँ जी, ओके ओके, लेट स्टार्ट द क्लास। आज चैप्टर 12 करना हमने। चैप्टर 12 इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग यानी कि जो काम में आ रही है, जो काम कर रही है, ठीक है, वो होता है वर्किंग। ठीक है, कैपिटल यानी कि कैपिटल, जो कैपिटल काम में आ रही है, यानी कि डेली के ऑपरेशंस में जो कैपिटल यूज हो रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। जो कैपिटल हम डेली वर्क में यूज कर रहे हैं, काम में यूज कर रहे हैं, ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं जिसके थ्रू हम, ठीक है, उसको बोलते हैं हम वर्किंग कैपिटल। इसके दो कंसेप्ट हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है? फर्म इन्वेस्ट इन करंट एसेट। करंट एसेट्स आर एसेट विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, एक मतलब शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज हो गई, बिल हो गई, डेटर्स हो गए, जो इजीली कन्वर्ट हो जाए कैश कैश में। ठीक है, दैट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? ग्रॉस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी कर दोगे तो आपकी नेट वर्किंग एसेट निकलेगी, नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये किस लिए होती है? आउटस्टैंडिंग जो पेमेंट्स हमारी पड़ी हैं, ठीक है, उन सबको करने के लिए, उन पेमेंट्स को करने के लिए। ऑपरेशन साइकिल क्या है? एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज, सबसे पहले रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे फिर, और देन उसको सेल करेंगे। यही प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रोडक्ट सोर्स उठाए जहां से उसको मैन्यु जिस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, उसके सोर्स कवर किए पहले, सोर्स के बाद उसको मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर के बाद उसको सेल कर दिया। लेंथ क्या होती है ऑपरेटिंग साइकिल की? दो तरह की होती है, इन्वेंट्री कन्वर्जन और एक डेटर रिसीवेबल कन्वर्जन। ठीक है, डेटर है, डेटर का मतलब क्या आएगा? डेटर कन्वर्जन है यानी कि आउटस्टैंडिंग जो भी पेमेंट है कस्टमर की, वो करने के लिए, कस्टमर से पेमेंट लेने के लिए। ठीक है, जो भी कस्टमर को पेमेंट दी हुई है आउटस्टैंडिंग, डेटर है, तो डेटर का मतलब कस्टमर से सारी पेमेंट वापस लेने की। इन्वेंट्री कन्वर्जन यानी कि जहां से हमारी री रॉ मटेरियल वगैरह कन्वर्ट करना है हमें, जहां से हमने रॉ मटेरियल खरीदना है, वो सब। ना ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल हमने ऊपर पढ़ लिया, रिसोर्सेज, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चर, देन सेल। तो वही है इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, यानी कि यहाँ पे इन्वेंट्री इकट्ठा की जा रही है, रॉ मटेरियल इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल यहाँ पे क्या हो रहा है? उस सबको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और देन कलेक्ट, यानी कि यहाँ पे एंड में रिसीव किया, रिसीव कन्वर्जन प्राइस यानी कि सेल की जा रही है। ठीक है, वही चीज है, उसको इन्होंने इन्वेंट्री और डाटा के अकॉर्डिंग बता दिया। ठीक है, इन्वेंट्री में क्या आ गया? वही मैंने बताया आपको, रॉ मटेरियल आ गया, जो काम प्रोसेस में चल रहा है वो आ गया, फिनिश गुड्स आ गए, जो बने हुए गुड्स पड़े हैं वो आ गए, यानी कि सारी इन्वेंट्री आ गई, सारे हर तरह का स्टॉक आ गया। तो रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड जो है, उस एवरेज टाइम पीरियड टेकन टू कवर मटेरियल इन अ वर्क इन प्रोग्रेस, ये कैसे निकलेगा? मटेरियल इन वर्क इन प्रोग्रेस निकालना है रॉ मटेरियल से, तो कैसे करेंगे? MRI डिवाइड बाय MSC डिवाइड बाय 360। इसको अगर हम सॉल्व करें तो बनता है MRI इंटू 360 डिवाइड बाय MSC।
ठीक है, ऊपर इन्वेंट्री, नीचे कन्वर्जन पीरियड इंटू 360। ठीक है, नाउ वर्क इन प्रोग्रेस में निकालना है, सेम वर्क इन प्रोग्रेस में निकालेंगे। इसको कंप्लीट गुड्स में बताना है हमने। ठीक है, कंप्लीट गुड्स में, कंप्लीट में नहीं बताया, सेमी कंप्लीट में बताया। ठीक है, पहले सेमी कंप्लीट में फिर कंप्लीट में। तो सेमी कंप्लीट में बताना है तो कैसे करेंगे, VI PI मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइड बाय COP। नाउ फिनिश गुड में, फिनिश गुड के लिए बताना है, फिनिश गुड और सेल्स का। तो CSG कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, ऊपर FGI इंटू 360। डेटर के लिए भी उन्होंने सेम है, डेटर इंटू 360 डिवाइड बाय क्रेडिटर। और क्रेडिट के लिए क्रेडिट डिवाइड मल्टीप्लाई 360 इंटू क्रेडिट परचेज। क्रेडिट सेल है यहाँ पे क्रेडिट परचेज। ठीक है, क्रेडिटर के लिए परचेज और क्रेडिट यूज होएगा, और डेटर के लिए क्रेडिट सेल और डेटर यूज होएगा। हाँ जी, नेट ऑपरेटिंग साइकिल एंड डिफरेंस बिटवीन क्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल एंड पेइंग डिफरेंट पेमेंट। हाँ जी, क्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल के लिए नेट ऑपरेटिंग साइकिल जो है कैसे कन्वर्ट करना है हमने, NOS नेट ऑपरेटिंग साइकिल कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ग्रॉस में से क्रेडिट वाला माइनस कर देंगे। ठीक है, नाउ टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितने तरह की है, दो तरह की है, एक परमानेंट एक फ्लक्चुएटेड। परमानेंट कौन सी होती है, जो कॉन्स्टेंटली हमारे साथ चलती रहती है ईयरली टू ईयरली। ठीक है, यानी कि फिक्स्ड है ये, जिसकी रेंट है अगर हमने देना किसी का, किसी बिल्डिंग का, तो वो फिक्स्ड है, परमानेंट है, वो वर्किंग कैपिटल हर साल आएगी ही आएगी। फ्लक्चुएटेड जो चेंज होती रहती है ड्यू टू द कॉस्ट, लाइक रॉ मटेरियल का प्राइस है, वो चेंज होता रहता है, तो उस पे लगाने वाली वर्किंग कैपिटल हमारी क्या होती रहेगी, फ्लक्चुएट होती रहेगी। ठीक है, फ्लक्चुएट ऐसे कभी ऊपर जा रही है कभी कम हो रही है। ठीक है, हाँ जी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल कैसे डिटरमाइन करनी है, कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल को। हाँ जी, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर, ये रीड करो फटाफट, क्लियर हुआ है कि नहीं। जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा वो मुझसे पूछ लेना। रीड द पॉइंट, नेचर ऑफ बिजनेस, मार्केट एंड डिमांड कंडीशंस, टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चर पॉलिसी। रीड इट फास्ट। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट्स तीनों। नेचर ऑफ बिजनेस में क्या है कि जो बिजनेस का नेचर होगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करना है वो डिटरमाइन करेगा कि वर्किंग कैपिटल कितनी होगी। ठीक है, किसी बिजनेस में ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, किसी बिजनेस में कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो नेचर ऑफ बिजनेस इफेक्ट करता है। फिर मार्केट और डिमांड, मार्केट में डिमांड कितनी है, अगर डिमांड ज्यादा है तो कैपिटल भी ज्यादा लगानी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी, अगर तो टेक्नोलॉजी हमारे पास ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगानी पड़ेगी। क्रेडिट पॉलिसी, ये क्या है, डिपेंड ऑन द फॉर्म ऑफ द इंडस्ट्री ऑन विच द फर्म बिलोंग्स। क्रेडिट की पॉलिसी क्या है, ठीक है, अगर हम ज्यादा क्रेडिट लेते हैं तो वर्किंग कैपिटल हमारी कम लगेगी क्योंकि हमने सारा लोन लिया है। ठीक है, खुद का हमारे पैसे कम लगते हैं।
अवेलेबिलिटी कितने अवेलेबल है हमारे पास रिसोर्सेज, ठीक है, क्रेडिट अवेलेबल कितना है हमारे पास। देन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड प्राइस लेवल चेंज। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग मतलब कि काम करने में हम कितनी इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, हमारी जो हम वर्किंग कैपिटल को मतलब अच्छे से मैनेज कितना कर पा रहे, कितना अच्छे से वर्किंग कैपिटल का यूज कर पा रहे। प्राइस लेवल, अगर प्राइस चेंज होता रहेगा प्रोडक्ट का, ठीक है, प्राइस बढ़ता कम होता रहता है, तो वो भी वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करेगा। नाउ लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। टू इम्पॉर्टेंट एम क्या होते हैं वर्किंग कैपिटल के, एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी, एक होता है सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस एबिलिटी टू मीट मेच्योरिटी ऑब्लिगेशंस, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली जो हमारी ऑब्लिगेशंस है, यानी कि रेंट पे करना ही करना है, रॉ मटेरियल आना ही आना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना ही देना है, तो जो करंट मैच्योरिंग ऑब्लिगेशंस है जो रहती हैं, शेयर होल्डर को प्रॉफिट देना ही देना है, ठीक है, तो उसको मीट करते रहना, उसको मीट करना सॉल्वेंसी दिखाता है कंपनी की, कंपनी कितनी सॉल्वेंट, ठीक है। और सेकंड एम क्या होता है कंपनी का, प्रॉफिट अर्न करना, कि कंपनी प्रॉफिट अर्न करती रहे, और सॉल्वेंसी यानी कि कंपनी चलती रहे, रुके ना, ऑन गोइंग रहे, ऐसा ना हो लॉस, 5 साल से लॉस ही होते आ रहे, ठीक है, 1 साल लॉस हुआ, अगले साल प्रॉफिट हो गया, फिर लॉस हो गया, फिर प्रॉफिट हो गया, वो चलता रहता है। ऐसा ना हो 5-6 साल इकट्ठे लॉस हो गए, फिर तो कंपनी बंद ही होने वाली हो जाएगी ना, तो फिर उसकी सॉल्वेंसी खत्म हो जाएगी। हाँ जी, सेल्स दी हुई है, ईबीआईटी दिया हुआ है, और फिक्स एसेट दिया हुआ है। The three possible current asset holding of the firm are 5, 4 or 3. Assume that fixed asset level is constant and profit do not vary with current asset level. ठीक है, प्रॉफिट वेरी नहीं कर रहा, मतलब चेंज नहीं हो रहा करंट एसेट की वजह से, और फिक्स एसेट हमारा कांस्टेंट है। तो सेल्स हमें दी हुई थी, सेल्स हमने लिख ली। ईबीआईटी दिया हुआ है, दैट इज 1,50,000, वो भी हमने लिख लिया। देन करंट एसेट्स दिए हुए हैं हमें, यहाँ पे देखो करंट एसेट्स आपको दिए हुए हैं, दैट इज 5, 4 और 3। फिक्स एसेट उन्होंने बोल दिया क्या है, कांस्टेंट, यानी कि 5 लाख, तो 5 लाख तो कांस्टेंट ही रहेगा, 5 लाख कांस्टेंट कर दिया। टोटल एसेट बना दिया, टोटल कर दिया इनका, फिक्स एसेट और करंट एसेट का टोटल कर दिया, दैट इज 10 लाख, यहाँ 9 और यहाँ 8 आ गया। तो हमें ROA निकालना है, यानी कि रिटर्न निकालनी है इनसे। तो रिटर्न कितनी हो रही है, हमें कैसे निकलेगा, ईबीआईटी को डिवाइड कर देंगे टोटल एसेट से। तो हमारे पास कितना आ गया, पहले का 15%, सेकेंड का 16%, थर्ड का 18%। ठीक है, देन उन्होंने कहा था करंट एसेट कितना वेरी कर रहा है, ये बताना है, वेरी नहीं होना चाहिए करंट एसेट से। तो फिक्स एसेट, करंट एसेट डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट, दोनों को डिवाइड कर दो आपस में, आपको आंसर आएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 0.80 और यहाँ पे 0.60। ठीक है, तीनों का फाइंड आउट कर दिया। ए क्या है, ग्रेटर लिक्विडेशन बताती है, लिक्विडिटी, ए जो है वो ग्रेटर लिक्विडिटी बताती है, यानी कि सॉल्वेंसी बताती है कंपनी की, बट रिटर्न क्या है इसमें, कम है, ठीक है, दोनों बराबर ही है तो रिटर्न नहीं है इसमें। सी प्रोजेक्ट जो है वो हमारा हाइयर रिटर्न देता है, हमें 18% रिटर्न दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे रिटर्न 15 है, यहाँ पे रिटर्न 18% है, ठीक है, हाइयर रिटर्न है लेकिन लिक्विडिटी अच्छी नहीं है, 0.60। ठीक है, जो बी प्रोजेक्ट है वो क्या है, रिटर्न भी अच्छी दे रहा है, और बी और सी, ए और सी का अल्टरनेटिव बन सकता है, ठीक है, ए कम दे रहा है, बी ज्यादा, सी ज्यादा दे रहा है, तो बी क्या है, एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा जो हमें, ठीक है, क्या दे रहा है, एक ग्रेटर ऑप्शन है हमारे पास। नाउ अप्रोचेस आ गई कुछ, ठीक है, फाइनेंस वर्किंग कैपिटल की अप्रोचेस आ गई। सबसे पहले आ गई मैचिंग अप्रोच। मैचिंग अप्रोच क्या है, हेजिंग, फिक्स्ड एसेट एंड परमानेंट एसेट एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस और
finance temporary or various current asset. 10-year loan may be raised to finance a plan with an expected life of 10 years. Stock of goods can be sold in 30 days, may be financed with a 30-day commencement paper or bank loan. ये टेम्परेरी करंट एसिड्स है जो ऊपर नीचे होती जा रही हैं। ये परमानेंट करंट एसिड्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगी। ये शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में क्या आएगा, टेम्परेरी होंगी क्योंकि टाइम ही छोटा है। लॉन्ग टर्म में क्या होंगी, फिक्स्ड होंगी, परमानेंट होंगी, बिकॉज टाइम हमारे पास ज्यादा है। ठीक है, अगर परमानेंट एसिड इंक्रीज होगी तो हमारे पास टाइम भी हमारा इंक्रीज होता जाएगा। देन कंजर्वेटिव में क्या है, परमानेंट एंड ऑल्सो टेम्परेरी एसिड। लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए दोनों यूज होती हैं, टेम्परेरी भी और परमानेंट भी। ये देखो यहाँ पे ये एक लाइन और आ गई ना, दैट इज इसका ये पार्ट जो है वो परमानेंट है और इसके ऊपर जो आ रहा है वो टेम्परेरी है। दोनों यूज होते हैं, टेम्परेरी भी और परमानेंट भी। और अग्रेसिव अप्रोच क्या है, permanent assets with short-term finance. Some extremely aggressive firms may even finance a part of their fixed asset with short-term financing. क्या किया उन्होंने, छोटे टर्म में ही बड़ा लोन ले लिया। ठीक है, कभी कभी वो ऐसे भी कर लेते हैं, इनके अग्रेसिव मोड हो गया ना, तो कभी कभी छोटे टर्म में ही उन्होंने बड़ा लोन ले लिया। नाउ मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट आपने पढ़ा हुआ है, जैसे हम ऑपरेशन मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, फाइनेंस मैनेजमेंट करते हैं, उसी तरह कैश मैनेजमेंट है, यानी कि इसमें क्या करेंगे, कैश को मैनेज करेंगे। जो हमारा कैश है उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे यूज करना है, जो हमारे पास अवेलेबल कैश है उसको कैसे यूज करना है। देखो एक बार में सारा कैश तो नहीं यूज कर देना होता, कुछ रखना भी होता है इमरजेंसी के लिए, तो वो कैसे कैश को डिवर्सिफाई करना है। कैश क्या होता है, एक मनी का टर्म है, ठीक है, मनी का टर्म है कैश, ठीक है, नैरो फॉर्म में। क्यों करते हैं हम होल्ड कैश को, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, प्रिकॉशनल मोटिव के लिए और स्पेक्युलेटिव। ट्रांजैक्शन यानी कि डेली टू डेली एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, पेमेंट और रिसिप्ट करने के लिए। प्रिकॉशन यानी कि कुछ अन मिस हैपनिंग हो जाए, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाए तो हमें कैश की नीड पड़ जाती है, तो उसके लिए, ठीक है। स्पेक्यूलेशन यानी कि कभी कभी कुछ चीज का एडवांटेज भी लेना होता है। मान लो आप कभी ऐसे होता है ना, कभी कभी सेल निकलती है तो आप उसके लिए पैसे इकट्ठे करके रखते हो वैसे, ठीक है। तो कभी कभी स्पेक्यूलेशन के लिए, कुछ एडवांटेज के लिए भी हमें, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट के लिए भी हमें अपने पैसे बचा के रखने पड़ते हैं। देन कैश प्लानिंग है, ये रीड कर लो फटाफट। कैश प्लानिंग, कैश फोरकास्टिंग एंड कैश बजटिंग। रीड इट फास्ट। रीड इट फास्ट। कैश प्लानिंग क्या होगा, कैश की प्लान करेंगे कि कहाँ कितना इनफ्लो आएगा, कितना आउटफ्लो लगेगा, ठीक है, वो प्रॉपर प्लान करना, डेली में कितना लग रहा है, ठीक है, डेली में कितना यूज हो रहा है। फोरकास्टिंग, कैश को फोरकास्ट करना कि आने वाले टाइम में कितना एक्सपेक्टेड हमारा कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो हो सकता है, हमें कितने पैसे आने हैं और कितने पैसे हमारे लगने हैं। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग यानी कि छोटे पीरियड के लिए, कम टाइम के लिए जब हम फोरकास्ट करते हैं उसको शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग बोलेंगे। कौन कौन सी दो अप्रोच है जिससे हम कैश फोरकास्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट आ गया रिसिप्ट, सेकंड आ गया एडजस्ट नेट इनकम। रिसिप्ट तो क्या हो गया, जो हम स्मॉलेस्ट पीरियड के लिए, शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए जो होती हैं, ठीक है, इंडिविजुअल आइटम की जो रिसिप्ट और पेमेंट की जाती है वो आएंगी इसमें रिसिप्ट और पेमेंट मेथड में, ठीक है। छोटे समय के लिए जो भी हमारा कैश हम पेमेंट कर रहे हैं,
कोई ट्रांसपोर्ट फीस दे रहे हैं, ठीक है, कोई मान लो स्टेशनरी खत्म हो गई है, दैट इज ऑल इन ए शॉर्ट टर्म, ठीक है। एडजस्टमेंट नेट वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा, जो हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है, या जो हमारे एसेट से हमें फायदा मिल रहा है, वो सब आएगा नेट ऑपरेटिंग। लॉन्ग टर्म कैश ऑपरेटिंग क्या होगा, अब इसमें क्या करना है, हमने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। फ्यूचर में देखना है कि कैश इतना आएगा फ्यूचर में, ठीक है, ये क्रेडिटर हमें साल बाद पेमेंट देगा, तो साल बाद हमें पेमेंट आएगी, ठीक है। जो हम फ्यूचर में कैलकुलेट करें, दैट इज कैश, लॉन्ग टर्म कैश फोरकास्टिंग। नाउ मैनेजिंग कैश कलेक्शन एंड डिसबर्समेंट, कैसे कैसे कैश को कलेक्ट करना है, क्या क्या सिस्टम है। सबसे पहले एक्सेलरेटिंग कैश कलेक्शन, इसमें क्या है, रिड्यूसिंग द लैग और गैप बिटवीन द टाइम और a customer pay bill and the time of check is collected, fund also available for the firm use, the amount of check sent by the customer which are not yet collected is called collector or deposit float, ठीक है। एक्सेलरेटिव में क्या करेंगे, हम रुकेंगे नहीं, जो हमें कैश जब अवेलेबल हुआ कोई गैप नहीं आने देंगे, जैसे ही अवेलेबल हुआ वैसे ही हमने अपना उसको लिस्टेड कर लेना है, अपनी बुक में लिख लेना है। जैसे ही आपको चेक रिसीव हुआ, चेक का ऐसे लिख देना है कि अमाउंट कलेक्टेड, ठीक है। देन डिसेंट्रलाइज में क्या होएगा, डिसेंट्रलाइज कलेक्शन प्रोसेस, इट इज अ सिस्टम ऑफ ऑपरेटिंग it operation through a number of collection enters instead of a single collection enters centralized at a firm head office, ठीक है। डिसेंट्रलाइज है तो इट मींस सब अपने नंबर ऑफ, जो जो भी मेथड से उनको कैश आ रहा है वो कलेक्ट करेंगे, सभी फर्म्स अपनी अपनी कलेक्ट करेंगे और फिर एक हेड ऑफिस में भेजेंगे कि ये हमारा इस साल का कैश का फीचर है, कैश हमारा इस साल इतना बना है। लॉक बॉक्स सिस्टम क्या है, एलिमिनेट कर देंगे टाइम बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ चेक एंड देयर डिपॉजिट, ठीक है। जैसे ही हमें अवेलेबल हुआ हमने उसको कलेक्टर समझ लिया, हमने उसको लॉक कर दिया बॉक्स में, ठीक है, हमने उसको समझ लिया कि वो कलेक्ट हो गए, गैप नहीं आने देंगे। देन कंट्रोलिंग, कंट्रोल कैसे करना है डिस्बर्समेंट, रीड कर लो। रीड करो फटाफट। क्लियर है, ठीक है। इस डिसबर्समेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि जितने हम इसको कंट्रोल करके चलेंगे, ठीक है, जितनी ये कम होएंगी उतनी हमारे पास अवेलेबल जो फंड होएगा वो ज्यादा होएगा। हाँ जी, डिटरमाइनिंग द ओपनिंग ऑप्टिमम कैश बैलेंस, मेथड्स आ गए कुछ ऑप्टिमम कैश बैलेंस को मेंटेन करने के। फर्स्ट आ गया बाउमॉल मेथड, इसमें क्या है, प्रोवाइड अ फॉर्मल अप्रोच फॉर डिटरमाइनिंग फर्म ऑप्टिमम कैश बैलेंस अंडर certainty. A model provides a cost efficiency transactions balance and assume that the demand for cash can be predicted with certainty and determine the optimum con- conversion size. क्या करोगे इसमें, आप पहले ही कैश का अनुमान लगा लोगे, प्रिडिक्ट कर लोगे, ठीक है, पहले ही प्रिडिक्ट कर लोगे और उतना कैश हमेशा अपने पास अवेलेबल रखोगे, ठीक है। ये देखो इन्होंने एवरेज एवरेज प्रिडिक्ट कर लिया, तो उसके बाद हम अपना कैश उतना ही रखेंगे। होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी, के सी डिवाइड बाय 2, ट्रांजिशन कोड टी डिवाइड बाय सी,
और टोटल कॉस्ट निकालनी है तो जो हमने होल्डिंग और ट्रांजिशन निकाली दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, होल्डिंग प्लस ट्रांजिशन कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ऑप्टिमम कैश बैलेंस का इसका फॉर्मूला क्या है? सी इज इक्वल टू 2CT डिवाइड बाय के। सी यानी कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, टी इज द टोटल कैश, के इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ क्वेश्चन आ गया, सेम ऊपर वाली सारी वैल्यूज फिल कर देनी है जो जो बोला गया। 2 करोड़ नेक्स्ट ईयर का कैश रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 15% पर एनुअल दिया हुआ है फंड। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि के दिया हुआ है ये। कंपनी ने इंकर किया 150 यानी कि ट्रांजिशन कॉस्ट आ गई 150। ठीक है, डिटरमाइन द कैश बैलेंस और टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द डिमांड। टोटल कॉस्ट निकालनी है। टी आ गई, टोटल दी हुई है, सॉरी टोटल कैश दिया हुआ है 2 करोड़ और हमने ट्रांजेक्शन में यूज किया 150। तो 150 टी सी हो गया हमारा कॉस्ट और टी हो गया 2 करोड़। ठीक है, डिवाइड बाय के हो गया हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट इज 15%। निकाल लेंगे हम फॉर्मूला लगा के, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 लाख। एंड टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? सी यानी कि ट्रांजिशन प्लस होल्डिंग। ठीक है, तो पहले ट्रांजिशन निकालेंगे। ट्रांजिशन कैसे निकालेंगे? ट्रांजिशन का फॉर्मूला क्या था? ट्रांजिशन का है कि सी डिवाइड बाय 2 और इसका है टी डिवाइड बाय सी। तो सी डिवाइड बाय 2, सी कितना था इसमें? 150। सी कितना था? 150। सी डिवाइड बाय 2, सी डिवाइड बाय टी। टी कितना था हमारे पास? 2 करोड़। ठीक है, डिवाइड कर दिया, नीचे आना था के, दैट इज हमारे पास आ गया अपॉर्चुनिटी आ गई हमारे पास। अपॉर्चुनिटी कितना आ गया? 2 लाख। वो डिवाइड कर देंगे उसके साथ, प्लस 0.15। फिर टी और सी के बीच का था, तो 2 लाख डिवाइड बाय 2 कर दिया हमने। दोनों का आंसर आ गया दैट इज 30,000। देन मिलर और मॉडल एमओ मॉडल। ये ओवरकम बताता है शॉर्टकमिंग से हमने कैसे ओवरकम करना है, यानी कि लॉसेस से कैसे वापस उभर के आना है। इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको मीनिंग पढ़ो थोड़ा सा और इसका थोड़ा सा फॉर्मूला रीड करो बस। देन इन्वेस्टिंग सरप्लस कैश इन मार्केटेबल सिक्योरिटी। क्या क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे पास? सिलेक्टिंग, हमें अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करनी है कि हमें सेफ्टी, मैच्योरिटी, मार्केटेबिलिटी। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे पास? शॉर्ट टर्म कहाँ कहाँ पैसा लगा सकते हैं? ट्रेजरी बिल हमने पढ़ा हुआ है, गवर्नमेंट के बिल्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कर सकते हैं हम, बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं, बैंक डिपॉजिट करवा सकते हैं। ठीक है, ये सर्टिफिकेट फिक्स पीरियड के लिए होता है। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट कर सकते हैं हम। ठीक है, मनी मार्केट में, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं पैसा। देन रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिसीवेबल क्या है? रिसीव कहाँ कहाँ से होनी है हमें? गुड बेचने के बाद क्रेडिट जिस जिसको दिया हुआ है वहां वहां से रिसीव होनी है वो सब। कैश रिलेटेड टू रिसीवेबल। रिसीवेबल से कैसे कलेक्ट कैश किया जाता है? पहले तो कलेक्टिंग कॉस्ट जो हमने कलेक्ट कर लिया, देन कैपिटल कॉस्ट जितने हमने पैसे लगाए, डी लिक्विडेंसी जो अभी तक हमें लिक्विड नहीं, कैश में नहीं मिला है, डिफॉल्ट कॉस्ट जो हमें मिला ही नहीं है।
हाँ जी, यहाँ तक समझ में आया? ऑलमोस्ट यही है चैप्टर में, जो हमने पढ़ा है, ठीक है? चैप्टर हमने पढ़ लिया सारा अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, आपको क्लैरिटी हो जाए। देख लो क्वेश्चन, देख लो, एक भी प्रैक्टिकल नहीं है इसमें। आपको सिर्फ अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला याद करना है, ताकि आप उसमें लिख सको, बस। ठीक है, इस चैप्टर का प्रैक्टिकल नहीं आता, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे प्रैक्टिकल पे। आप क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इसके फॉर्मूले साथ में लिखने होते हैं, बस। क्लियर है? यस मैम। जहाँ पे भी डाउट लगे आप पूछ सकते हो, ठीक है? ओके मैम।